हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने क्यूक रिवीजन करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग कोई टॉपिक वाइज रैंडमली ले लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है निर्वाचनों का संचालन जो है वो निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि निर्वाचनों के लिए जो मतदाताओं की जो सूची होती है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, अनुच्छेद 324 के 1 के तहत। क्लियर है? तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में जो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है वो एक अधिनियम के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित क्या क्या है, यह आपको बताना है। यह जो है वो बेशक मताधिकार के आधार पर होंगे, यह बिल्कुल सही है। कह रहा प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। तो यह चारों के चारों जो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में यह चारों का चारों जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है। तो देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ ले कि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का तो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा अब तक भारत में 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। आगे कह रहा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। आगे कह रहा है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। तो यह जो है वो 1989 के आम चुनाव में किया गया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मतदान के लिए जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्गत मत सर्वेक्षण यानी कि जो एग्जिट पोल होता है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है, यह कह रहा है। कह रहा है कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वोचन सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिसमें यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है, एग्जिट पोल यही तो बताता है। आगे कह रहा है हमारा कि जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचन विधि में हुई हाल ही के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम जो है वो 1996 का जो जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम था वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी, यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है,
ये भी बिल्कुल सही है, जो जमानत राशि होती है उसकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, यह गलत है। आगे कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो नहीं टलता है, वो संबंधित दल को नया प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा भारत में निर्वाचन प्राक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूची जारी किए जाना, यह गलत है। क्योंकि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जो है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है, ना कि निर्वाचन आयोग जारी करता है। क्लियर है। आगे कह रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना नहीं। अभी हम लोगों ने देखा निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्यों का राज्यपाल जारी करेगा। आगे कह रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाना, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 324 के 2 के अनुसार। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधन की सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दिनेश गोस्वामी जो हैं वो 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे और इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो यह कौन सा चुनाव है। देखिए लोकसभा का तो किया ही जाता है, राज्यसभा का किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है, लेकिन स्थानीय निकायों का नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 243 का के और 243 का जेड के तहत स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या जो है वो मिलियंस में कितनी थी लगभग। यहाँ 2009 लोकसभा की बात कर रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बाद में पूछा गया है। यहाँ ये गलत भी लिखा हुआ है, 2004 में कैसे पूछा जा सकता है 2009 का, यहाँ 2009 हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में 714 मिलियन लोग जो हैं वो निर्वाचकों की संख्या थी। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 900 मिलियन था। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां की द्विदलीय प्रणाली विकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य जो है वो समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट कह रहा भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है, यह आपसे पूछ रहा है, मतलब कौन सा सही है यह पूछ रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना, यह निर्वाचन आयोग नहीं, यह गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम वो खुद में से चुन लेते हैं, निर्वाचन आयोग का इसमें कोई काम नहीं है। नगर पालिका और नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। और निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन करना, यह भी निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आगे कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कह रहा है संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, यह गलत है। क्योंकि आप लोग पढ़े, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अगर सेंस में कहेगा तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने का अधिकार संसद के पास है।
लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेगा तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने का अधिकार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास है। क्लियर है? चलिए, तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कब कर दिया गया? संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे कह रहा है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? तो यह संसद के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि का मतलब होगा जमानत राशि, खो देता है, उसका अर्थ यह है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या जो होगी बहुत अधिक होगी। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि कुछ न कुछ रखनी पड़ती है, और अगर वो वैध मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है उसको, तो वो अपनी जमानत राशि क्या होता है? खो बैठता है। नेक्स्ट कह रहा संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय करता है? तो यह जो है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्भर करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 103 के तहत। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट कह रहा भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां जो है वो स्वीकृत की गई हैं? बेशक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यह बिल्कुल सही है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। फिर कह रहा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी सही है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली ये नहीं है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के संचयी मतदान प्रणाली ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है, और तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जो चुनाव की अधिसूचना है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करता है, और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, ये तो बिल्कुल है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है, ये तो निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के चुनाव का संचालन, ये भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन, ये भी है। विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये नहीं है निर्वाचन आयोग का कार्य। फिर आगे कह रहा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार करने का निरीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण, तो ये भी है। यानी पहला, दूसरा और चौथा है, तीसरा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? उसी प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होने वाली प्रक्रिया को हटाने का जो विवरण है वो अनुच्छेद 124 के 4 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कह रहा है। कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ये गलत है। वेतन भी उनको समान ही मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं वेतन पाने का अधिकार है, वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों और कारणों से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर जो भी पहले होता है, ये गलत है। क्योंकि 5 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ 6 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है?
तो दूसरा और चौथा गलत, पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है वो समकक्ष होता है, तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। पहले जो निर्वाचन आयोग था वो 1 सदस्यीय सिर्फ और सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयोग होते थे इसमें, लेकिन फिर इसको 3 सदस्यीय बनाया गया 16 अक्टूबर 1989 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 को। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है। देखिए यह पहले का क्वेश्चन है, काफ़ी 2000 के टाइम का, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। अगर अभी तत्कालीन बात करते हैं आप तो सुशील चंद्रा जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन एक और अकार अनार है। कह रहा है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाला राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाला। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों को अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिमाण का निर्णय होता है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु तथा ए जो है वो ए की सही व्याख्या भी आर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ये भी एक्चुअली पहले का क्वेश्चन है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं तो अभी 24 में है, जिनका नाम है सुशील चंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है जोआन डोनोग, जो कि अमेरिका के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति की बात करते हैं तो वो 48 में है, जिनका नाम है NB रमना। और भारत के महान्यायवादी की अगर बात करते हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो वो है KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कह रहा है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है, आवश्यकता है। कह रहा है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% की महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। आगे कह रहा है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग जो है वो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो यह जो है वो चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो देखिए क्षेत्रीय कांग्रेस तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, भाजपा भी नहीं है, CPI भी नहीं है। अकाली दल जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें यानी 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम क्या होना चाहिए। तो 10% यानी कि कम से कम 55 सदस्य जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो यह जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट कह रहा है निर्वाचन आयुक्त जो है वो हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी संस्था और संविधान के अनुच्छेद जो है वो सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विवरण जो है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो है वो 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है। तो यह भारत में क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे कथन दिए गए हैं। कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निरंजनीयता, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी ये है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है संसद के सदस्यों की निहिताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो वो जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है। कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये गलत है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं रहता है ग्रामीण स्थानीय निकायों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और सबसे पहली बार 2011 में मनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो 5 सदस्यीय निकाय है, ये गलत है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय निकाय है। कह रहा संसद का गृह मंत्रालय जो है वो आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ये गलत है। ये संसद का गृह मंत्रालय का काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है कि वो आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम जो है वो तय करेगा। तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटारा करता है। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 जो है वो सही है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।